स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में, और जो स्टूडियो देख रहे हैं ये मारीना संदेश का स्टूडियो नहीं बल्कि पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब का स्टूडियो है, जहां पर आपने और भी लोगों को देखा होगा कि यहां आ करके इंटरव्यू लिया है। और आज खास दिन है 2 अक्टूबर, जो पूरे देश में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन मऊ में अरशद जमाल साहब की भी जयंती यहाँ जोड़ दी जाती है 2 अक्टूबर को ही। सौभाग्य की बात है कि इनका भी जन्म हुआ था, और जहाँ राष्ट्रपिता बने थे महात्मा गांधी जी, वहीं नगर पिता 2 तारीख को ही जन्म लेके पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब भी नगर पिता बन चुके हैं। और अब इस समय सामने चुनाव है, कुछ दिनों में दोबारा नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, और तैयारियां भी इनकी काफ़ी ज़ोरों शोर पे देखी जा रही हैं। जगह जगह जनसंपर्क भी हमको लगता है कि आपका बढ़ गया, कुछ ज़्यादा मेहनत हो गई है। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जैसा कि हमने दर्शकों को बताया है, गांधी जयंती वाला मामला और यहाँ पर अरशद जमाल साहब की जयंती 2 अक्टूबर, तो ये दोनों सौभाग्य है। इस सौभाग्य का एडवांटेज आप कैसे लेते हैं? अब देखिए, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जो गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्मदिन है वही जन्मदिन मेरा भी है। लेकिन अब ये कि इतने महान लोगों का जन्मदिन है तो मेरा जन्मदिन उस भीड़ में गुम हो जाता है। आम तरीके से हमारे कुछ दोस्त अहबाब केक उक लेके आते हैं, कट जाता है और एक तकरीब छोटी सी बन जाती है, लेकिन बाकी और कोई कार्यक्रम नहीं होता। तो चूँकि अब आज गांधी जी का जन्मदिन है तो हम लोगों का भी प्रयास यही होता है कि गांधी जी के जन्म को ज़ोरों शोर से मनाया जाए। बहुत सारी जगह देखते होंगे लोग कहते थे कि इतने से गांधी जी थे, इतने से लाल बहादुर शास्त्री से, और इतने या इतने होंगे अरशद जमाल साहब भी। तो ये क्या लगता है कि समानता कहीं ना कहीं उनकी आदर्शों की भी समानता है, या केवल सिर्फ शारीरिक उसमें समानता है? क़द की लंबाई नहीं अज़मत फ़न का मयार, मेरे साये को न देखो जो बड़ा है मुझसे, कद्द क़ामत पे नहीं ज़र्फ़ की वसअत मौक़ूफ़, गौर से देखो तो क़तरा है सरापा दरिया। कद की लंबाई से कोई, जितने जैसे मसुल्ली को आप ले लीजिए, आप नेपोलियन बोनापार्ट को ले लीजिए, ये सारे लोग कम हाइट के थे। काम बड़ा नाम बड़ा। काम हाइट छोटी, काम बड़ा नाम बड़ा। ठीक, तो आज आपका जन्मदिन मनाया गया है, और नगरवासियों को कुछ इस अवसर पे आप कुछ कहना चाहेंगे, या आगामी चुनाव को इससे जोड़ते हुए कोई ख़ास चीज़? नहीं है, मेरा भी आज जन्मदिन है, तो आप लोग दुआ करिए कि मैं देश के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए और अपने नगरवासियों के लिए मेरी ज़िंदगी काम आए, और मेरे जिस्म का एक कतरा अगर शहर के लिए, शहर वालों को कुछ सहूलत पहुंचाने के लिए काम आता है, तो मैं समझता हूं कि मेरी ज़िंदगी स्वार्थ हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ा ख़ास सवाल, अभी यहाँ 4-5 घंटा पहले भी आपने अपना जन्मदिन मनाया है, वहीं इस समय खबर मिल रही है कि मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत काफ़ी गड़बड़ है और मरणासन पर हैं, तो ये संजोग आपको क्या लग रहा है कि आपके जन्मदिन दिवस पे उनकी इतनी गंभीर स्थिति? देखिए, नेताजी जितने बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं, मैं नहीं समझता कि आज देश में पद पे कोई भी हो, लेकिन नेताजी के कद का कोई भी लीडर आज देश में नहीं है। उनके कद के लीडर माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बाकी उसके बाद से कोई नेताजी के कद का नहीं है। और किसी नेता को नेताजी कहा भी नहीं जाता पूरे देश में, सिवाय मुलायम सिंह यादव के। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर किसी को नेताजी का खिताब मिला है तो माननीय मुलायम सिंह जी को मिला है। उनकी तबीयत, इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत ख़राब है, और ये पता चल रहा है कि वेदांता में भी उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को लंबी करे, उनको बीमारी से निजात दिलावे, और उनको सेहतियाब करे, और उनको लंबी उम्र दे। अरशद जमाल साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारी बातों को आपके सामने पेश किया है। बातों में माहिर हैं, सभी जानते हैं, और सवालों से इनका जवाब पहले होता है, सवाल बाद में आता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तमाम इंटरव्यू आपने इनका देखा होगा, और अभी इंटरव्यू हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आज आपका हम लंबा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ना चाहे पूछिए। जैसे एक सवाल ये भी है कि आज आपने बड़ा विस्तार से जो महायोजना है जी, उसके बारे में, और जो 54 गाँव को जोड़ा गया है जी, उसके बारे में, सीमा विस्तार के बारे में आज आपकी एक वीडियो आई थी जी। उस वीडियो में अपने आप को आपने बिल्कुल बाल बाल बचाते हुए नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर आपने सारी बातें डाल दिया। नहीं, आप ध्यान से सुनिए मेरी वीडियो को। मैंने ये कहा है कि इसमें नगर पालिका की भूमिका बहुत कम होती है, बहुत माइन्यूट होती है नगर पालिका की। नगर पालिका अध्यक्ष जो कमेटी है, उस कमेटी के मेंबर होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे तैयब पालकी हो। और उस वीडियो में मैंने ये बात साफ कही है कि उसमें अरशद जमाल को या तैयब पालकी को इल्ज़ाम देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये योजना बनाने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार है जो बीजेपी की है। और विडंबना देखिए कि जिस प्रस्ताव पर सिग्नेचर है बीजेपी के लोगों का,
और जिस प्रस्ताव को इन्हीं की सरकार ने बनाया है, बीजेपी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब जनता का विरोध देखा है तो उस योजना का विरोध करने लगे हैं। तो इस योजना में मैंने कभी नहीं कहा, मैंने तो आज ही मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो मैंने कहा कि इसमें तैयब पालकी या अरशद जमाल को दोष देना ठीक नहीं है। ये तो सारा दोष सरकार का है। और ये पूरी योजना जो बनी है, जो नियोजन विभाग बनाता है या जो जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसका झैली ऑफिस जो है आजमगढ़ में, मऊ उसका कोई कार्यालय नहीं है, तो वो नियोजन विभाग बनाता है। और उन लोगों ने, मुझे लगता है कि स्थलीय निरीक्षण किए बिना ही मऊ की महायोजना बना दी है। और मैं आज ही की बात बताऊं कि आज मैं ताजोपुर में था, जो दलित बस्ती है 2 शुरू फातिमा स्कूल के पास। तो वहाँ मैंने तो देखा नहीं प्रस्ताव में उसको, लेकिन वहाँ के लोग बहुत परेशान थे कि हमारी बस्ती को खेल का मैदान दिखाया गया है। तो अब आप बताइए कि जो 100 साल पुरानी बस्ती, उसको खेल का मैदान दिखाया गया, यानी सिर्फ गाटा संख्या लेके और गाटा संख्या पे एक तरफ से चिड़िया बिठा दी गई, कहीं उन्होंने निरीक्षण नहीं किया। जैसे खीरीबाग की रोड हो गई, चाहे चांदपुरा की रोड हो गई, चाहे उधर आपके आलिया वाली रोड हो गई, या इधर रघुनाथपुरा की जो रोड हो गई, पठान टोला की रोड हो गई, ये सब सड़कें बहुत पतली है, 4 मीटर चौड़ी। इसको इन्होंने दिखाया कि 24 मीटर चौड़ी होगी। अच्छा, ये 24 मीटर वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये 2003 में जो बना था, नहीं उसमें नहीं था, नहीं इसमें 2002 में था, 2003 में कोई योजना नहीं है। सॉरी 2002 की जो योजना थी, उसमें जिसपे आपके हस्ताक्षर हैं, उसमें भी 24 मीटर का रोड का लिखा हुआ है। आप देखिए, आपने देखा है, कॉपी भी उसकी देखिए, आप उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, उस योजना में पढ़िए, उसमें कहीं भी खीरीबाग का रोड या ये खीरीबाग वाले बहुत सारे नहीं, तो वो तो जो मेन रोड है, मेन रोड नहीं, और भी जो अंदर झैली रोड उसमें नहीं है। कोई भी लिंक रोड जो होता है, जिसमें लिंक रोड लिया गया है, उसमें लिंक रोड कोई आसानी है जो 24 मीटर किया गया हो। लेकिन आप में छोड़ दीजिए उसको किया गया कि नहीं किया गया। आप इस बात को देखिए कि 2002 में वो योजना बनी और 2012 तक वो योजना थी। 10 साल महायोजना होती है, 10 साल बाद वो ख़त्म हो जाती है महायोजना, और फिर उसके बाद से महायोजना नई बनी नहीं थी। तो आप बताइए कि अब लगभग 22 चल रहा है और 2002 में 20 साल हो गया उस योजना को बने हुए। आप बताइए कि एक ईंटा भी कहीं टूटी, किसी का चबूतरा भी टूटा है। तो वो योजना एक प्रस्ताव होता है और उस योजना को लागू करना और सब कुछ उस पर अमल दरामद करना जो सरकार को करना है। सरकार का अंग है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन को भी क्या पड़ी है, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। तो करना तो सरकार को है, बीजेपी की सरकार है। अब तो सारा गेंद जो है बीजेपी के पाले में है। तो बीजेपी के नेताओं को नगर पालिका में जाके पत्रक देने के बजाय सरकार में पत्रक देना चाहिए। डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रक देना चाहिए। तो वो लोग पत्रक इधर सरकार रहे हैं और सारा जिम्मेदारी नगर पालिका पर डालना चाह रहे हैं। यानी अब इस बात को हम लोग यहीं कट करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी दिन से मामला चल रहा है, लगभग हर जगह ही है। हाँ। और इसमें नगर पालिका को भरपूर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ को चलिए यहीं नहीं, मैं एक बात आपसे एक बात भी मैं कह रहा हूँ। आज वीडियो में भी मैं बोला था कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, नए बोर्ड का गठन होगा, नए क्षेत्र आए हैं, जो विस्तार सीमा का हो रहा है, तो वो सभी कुछ में शामिल होगा। उधर से मेंबरान चुन के आएंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बोर्ड की पहली बैठक में इसका प्रस्ताव मैं ले आऊँगा कि जो महायोजना है उसको तत्काल निरस्त किया जाए और सरकार को प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे। अब सरकार फिर उस पर निर्णय लेगी। और इतना ही नहीं थोड़ी ना है। अब हैरत की बात मुझको ये है कि ये सरकार के दिमाग में पहले से था, क्योंकि चाहे नगर पालिका का सीमा विस्तार हो, चाहे महायोजना हो 2021 और 31, दोनों को उत्तर प्रदेश सरकार को करना है काम। और उस महायोजना को आप ध्यान से पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें बाकायदा जो बढ़े हुए क्षेत्र हैं उसमें सम्मिलित किए गए हैं। जो बढ़े हुए क्षेत्र हैं उनका नाम भी उस योजना में है। अब महायोजना में नगर पालिका को पूरे क्षेत्र में दिखाया गया है बाकायदा, पूरा 68,000 उसकी आबादी, उसमें ऑलरेडी उस महायोजना जब प्लान थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सीमा विस्तार से बहुत पहले आया है महायोजना। बिल्कुल। तो महायोजना में सीमा विस्तार का तस्वीर कैसे हो गया? इसका मतलब ये कि सब कुछ सरकार की मिलीजुली भगत है और सरकार ने पहले सीमा विस्तार में कौन कौन से क्षेत्र आने वाले हैं सब कुछ पहले तय था, इसीलिए वो महायोजना में पहले ले लिया गया। वरना महायोजना तो बहुत पहले आई है, विस्तार वाला मामला बाद में आया, तो कैसे वो महायोजना में शामिल है? मेरा एक सवाल है। बिल्कुल, इस सवाल को आप उठाइए और मैं सवाल ये उठा रहा हूँ और बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि महायोजना में जो गाँव हमारे नए सीमा विस्तार में है वो महायोजना में कैसे आ गए? अभी तो महायोजना सीमा विस्तार अब हुआ है, अभी 25 तारीख को। बिल्कुल। अभी आपत्तियां भी उसमें डाली जा रही हैं, अभी आपत्तियां भी नहीं हुई हैं, सुनवाई तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन महायोजना में उसका तस्करा जरूर किया गया है। तो ये खेल है जो खेल रही है सरकार, और सरकार के जो नेता हैं मऊ के, उनको लग रहा है कि अब तो इसमें हमारी फसान है, जनता जवाब मांग रही है, तो अब वो कह रहे हैं कि नगर पालिका की जिम्मेदारी है, तो लिया पत्रक तो ये पालकी साहब को दे रहे हैं। यानी कि
ठिकरा किसी और के सर पे फोड़ने की बस सरकार की जिम्मेदारी है। अभी आपने अपने जो आज वीडियो आपका एक वायरल हो रहा है उसमें आपने एक चीज़ कहा है कि बहुत सारे समाजवादी गांव को काट दिया गया है जो छोटी छोटी आबादी के थे और जिसे समाजवादी का फायदा था, तो पार्टी के दृष्टिगत तो काटा गया है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक ग्राम समाज में, एक प्रधानी में जो क्षेत्र होता है प्रधानी का, तो एक जो उसमें जो राजस्व ग्राम जो होता है, तो एक राजस्व ग्राम में जो दूसरे राजस्व ग्राम को बाकायदा हटाया गया उसमें से। जैसे एक कोई मान लीजिए कि प्रधान की सीमा है और उसमें 5 गांव हैं, 5 गांव में अगर एक गांव अगर आखिर वाला समाजवादियों का है तो उस गांव को निकाला गया। आप पूरी उसको लेके देख लीजिए। इधर देख लीजिए कि ताहिरपुर में टच किया गया है, ताहिरपुर जो समाजवादियों का गांव था तो उसको छोड़ दिया गया है। इधर आप जाएंगे उमापुर की तरफ तो उमापुर को भी छोड़ा गया और उमापुर के बाद एक गांव सिर्फ 300 का था वजीर पट्टी, उसको भी छोड़ा गया है। तो वो अगर वजीर पट्टी को भी इसमें शामिल कर देते तो जो हमारा प्रधान ब्लॉक है वो ब्लॉक वहाँ एंड होता है, वही सीमा है उसकी। तो क्या लगता है मतलब वो असंतुलन करने के लिए मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है कि जो सीमा विस्तार का जो राजस्व ग्राम का जो सिलेक्शन हुआ है तो उस सिलेक्शन में मिलजुल के लोगों ने उस गांव का सिलेक्शन किया है। उसमें अधिकारी और बीजेपी के नेता शामिल हैं उन गांवों के सम्मिलित करने में। मेरा ये सीधा आरोप है। यानी आरोप आपका है, आप इस बात को मानते हैं? एकदम। चलिए अब हम आते हैं, सामने इलेक्शन है कुछ दिनों में जी। बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। कोई कहता है कि समाजवादी के प्रत्याशी हम, तो कोई कह रहा हम, और सभी लोग अपनी अपनी मुखिया जी के साथ यानी अखिलेश यादव जी के साथ फोटो भी वायरल कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। तो क्या लगता है कि प्रत्याशी कौन हो सकता है? अब देखिए, प्रत्याशी तो जितने भी होते हैं उन सबको लगता है कि मुझे को टिकट मिलेगा। ये पालकी और मैं 2 लोग हैं, दोनों का एक और लोग भी हैं लेकिन उनका तो समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा वजूद कभी रहा नहीं है, तो इसलिए उनका तस्करा बेकार है करना। मैं सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहा हूँ कि तैयब पालकी हो गया, मैं हो गया। तैयब पालकी के पास पॉजिटिव पॉइंट एक ये है कि वो इस वक्त नगर पालिका के चेयरमैन हैं। निगेटिव पॉइंट ये है कि चौथी मरतबा ही समाजवादी पार्टी में आए हैं और इसके पहले भी वो बसपा से चुनाव जीते थे और अब उनको लग रहा है कि बसपा से चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो चुनाव से 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले बसपा छोड़ के उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मैं सिटिंग हूँ तो शायद मुझे टिकट मिल जाए। मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं पार्टी का एक वफादार आदमी हूँ। तो ये पालकी पार्टी के या किसी के भी वफादार आदमी नहीं, वो सबसे बेवफाई करते हैं। बेवफाई करना उनका महबूब मशगला है। मैंने ज़िंदगी में दूसरी पार्टी का दरवाज़ा कभी खटखटाया नहीं, कभी किसी के साथ नहीं। जो दोस्त है वो दोस्त है और जो मुखालिफ है उसे मुआफिक बनाने का प्रयास हमारा जारी रहता है। तो मेरे पास ये प्लस पॉइंट ये है कि जब वो जांच करेंगे कि किसकी पोजीशन अच्छी है, कौन पालिका अध्यक्ष के चुनाव को बेहतर लड़ सकता है, जीत सकता है, तो जांच करने जब पार्टी की टीम आएगी तो वहाँ ये देखेगी कि वहाँ मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है पूरे नगर पालिका क्षेत्र में और मैं पार्टी का एक वफादार साथी हूँ। और पार्टी के यहाँ मकामी जो यूनिट है, मकामी यूनिट में 95% नेता और कार्यकर्ता मेरे पक्ष में हैं। 2-4-5% नेता, जाहिर सी बात है कि सारे लोग तो हो नहीं जाएंगे, कुछ लोग जो मेरे पॉलिटिकल विरोधी या जो दूसरा कोई ग्रुप होगा तो वो लोग हो सकता है किसी और की पैरवी कर रहे हो, ये एक अलग बात है। लेकिन पार्टी पूरी मेरे साथ यहाँ खड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी पार्टी खड़ी है। मेरा इतिहास रहा है पार्टी से वफादारी का, मैं भी चेयरमैन रह चुका हूँ, मेरी बीवी भी चेयरमैन रह चुकी है, तो ये आधार मेरे पास है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा। अगर पार्टी की वफादारी के आधार पर टिकट मिलता जी, तो अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा का चुनाव था, आप तमाम विधानसभाओं में, जनपद मऊ की तमाम विधानसभाओं में नज़र उठा के देखिए, जितने पैराशूट से आए हुए प्रत्याशी थे उन्हीं को टिकट दिया गया। चाहे भले ही ये अलग सी बात है, संजोग इसको कहा जाएगा कि वो किसी भी पार्टी से आए लेकिन विधायक बन गए, सीट जीत लें। और समाजवादी पार्टी को हमने एक चीज़ ध्यान दिया है कि वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो जीतता हुआ उसी को दाव लगा देते हैं, सारी वहाँ काम नहीं आती है। देखिए, मैंने 2 बात कही है, एक तो वफादारी की बात मैंने कही है और दूसरी बात मैंने कही है जिताऊं। मैंने ये भी कहा है आपसे कि पार्टी सर्वे कराती है। क्यों ऐसा लगता है कि आप जिताऊ हैं? वो मैं बता रहा हूँ ना, आपको भी, आप सर्वे करेंगे तो आपको भी लगेगा। अगर जिताऊ जो लगेगा, जो जिताऊ लगेगा उसे पार्टी टिकट देगी। जिसे 2 आधार देखा जाता है, एक तो पार्टी की वफादारी देखी जाती है और दूसरा जिताऊ देखा जाता है। तो इन दोनों मानकों पे जब पार्टी गौर करेगी और गौर करने के बाद पार्टी जो फैसला करेगी उसका स्वागत रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं ना कि जो विजय राजभर जी की बात थी कि 60 गांठ वाला मामला, एक बार हम एक बार आप,
तो वही एक बार उनका नंबर खत्म हो गया, अब आप अपना उम्मीद लगा बैठे कि भाई अब की तो हमारा आ गया ऐसा चांस। नहीं, तो सस्ती बात है, बेकार की बेतुकी और गैर सियासी बात है, उस पर क्या मैं जवाब दूँ। इसका ऐसा नहीं होता, राजनीति में हर कोई अपनी पूरी कुव्वत लगाता है जीतने के लिए, लेकिन उसमें हार भी जाता है। हार और जीत लगी है, लेकिन इस मैदान में ज़िंदा वही रहता है जो लड़ता रहता है। भले ही हार जाए मगर लड़ाई जारी रखता है तो वो सियासत में ज़िंदा रहता है, और जो लड़ना छोड़ देगा वो सियासत उसका हाथ साथ छोड़ देगी। चेयरमैन तैयब पालकी साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जगह जगह 5 साल बेमिसाल की बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है। आप अपना कोई विकास कार्य अगर ऐसा हो तो बताएं कि जो आपने किया हो। देखिए, मेरे विकास कार्य की तो बाकायदा पुस्तिका छपी हुई है और वो लंबा इतिहास है। और जितने यहाँ जो सफाई की व्यवस्था की गई 2000 में शुरू किया गया, तो वो सारी व्यवस्था मेरी कायम की हुई है। जैसे कि तैयब पालकी ने सफाई, घर घर से कूड़ा लेने से लेकर हम लोग बाकायदा विसिल रखते थे, जो बजाते थे सीटी, जो जब जाते थे कर्मचारी गलियों में, तो चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे पेयजल का सारा निज़ाम हो, सब लाइनों को मैंने एक दूसरे से जोड़ा। पूरे मऊ की लाइनें एक तरफ जुड़ गई और पेयजल के लिए तमाम नलकूप लगाए गए, उनसे बहुत ज़्यादा नलकूप हमारे द्वारा लगाए गए हैं। दूसरा ये कि तैयब पालकी साहब ने सड़कें तो गिनवा दी उस इंटरव्यू में, फला बनाया, मगर जो सबसे बड़ी लागत की जो सड़क बनाई थी उन्होंने, जो आपके बंधे वाली जो सड़क है जो खेदूपुरा बख्तावरगंज जाती है, उसका तस्करा उन्होंने नहीं किया। आखिर क्यों? उसका तस्करा इसलिए नहीं किया कि 2 करोड़ की लागत से वो सड़क बनी थी और 1 महीने बाद वो सड़क टूटने लगी। सीसी की सड़क बनी थी, एक महीने बाद वो सड़क टूटने लगी और 1 साल होने को उस सड़क को आया कि उस सड़क को दोबारा बनाया गया है। आप जाकर देख लीजिए, उस पर सीसी पे पिच किया गया 1 साल बाद, जबकि सीसी पे 10 साल से पहले, नियम के अनुसार 10 साल से पहले दोबारा काम नहीं किया जा सकता। जो यहाँ की सड़क है आपके फातिमा की, ये भी इन्होंने बनाई थी सीसी, वो भी सब टूट गई, दोबारा हमको बनाना पड़ा। ये जो सड़क है जो बाज़ार वाली सदर चौक से उनके घर को जो जाती है, ये तो तैयब पालकी ने भी 2 साल पहले बनाया था, तो फिर इधर 2 महीना पहले क्यों उस सड़क को बनाया? नहीं, उन्होंने आपकी खीरी बाग से आपके घर तक आने वाली सड़क को भी बनाया, वो आपकी बनाई नहीं, हमारी बनाई हुई सड़क थी, लेकिन हमने उसको 2012 में बनाया था और चल रहा है 2022, तो 10 साल तक कोई सड़क, 10 साल बाद उस पर काम करना पड़ा जो हमने सड़क बनाई। और चांदपुरा की सड़क बनाई तैयब पालकी ने 2021 में, और उस सड़क को तमाम मरम्मत करना पड़ गया। 1 साल के अंदर अंदर उस सड़क को दोबारा बनाना पड़ गया। जो बात कर रहे हैं उस शहीदी रोड की, तो शहीदी रोड को उन्होंने बनाया, शहीदी रोड जिस दिन बना तीसरे दिन से टूटने लगा, दुनिया ने देखा उसको। हमारी एक कोई काम बता दीजिए पूरे मऊ में, मत है ये पालकी को ही नहीं चैलेंज करता हूँ, आपको भी करता हूँ, कि हमारा कोई भी सीसी का काम हो, पेंटिंग का काम हो, चाहे प्लांट से किया गया काम हो, चाहे इंटरलॉकिंग का काम हो, चाहे नालियों का काम हो, सारा काम, किसी भी काम में क्वालिटी से हमने कभी समझौता नहीं किया। हमने कभी क्वालिटी समझौता नहीं किया, क्योंकि मैं सारी साइड क्या थी कि मार्जिन इतनी लंबी थी हारने की। देखिए, मुख्तार अंसारी अगर उनके साथ न होते तो कहाँ से चुनाव जीतते? इस बार नहीं हैं, किधर हैं अभी तो उनका पता नहीं, लेकिन अब पता नहीं चलेगा उनका कि कहाँ गए। आज एक मरतबा लड़े थे ना, 2012 में मेरी पत्नी लड़ी थी और उनकी पत्नी लड़ी थी, तो चौथे नंबर पर गए थे, तो ये पालकी साहब और ज़मानत जब्त हो गई थी, तो वो तो इनकी वजह से जीतते हैं। 2 मरतबा जीते हैं, 2006 में भी जीते तो मुख्तार अंसारी साहब विधायक जी की वजह से जीते, उनका ज़बरदस्त सपोर्ट था, हमारे विरोध में ही लोग रहते हैं। और 2017 में जीते, तब भी उन्हीं के उम्मीदवार थे। तो हमारा मुकाबला, मैं बार बार कहता हूँ कि तैयब पालकी से कभी नहीं रहा है, हमारा मुकाबला सीधा विधायक जी से रहा है। और विधायक जी जब अपना कैंडिडेट अलग से लड़ाते हैं तो हमको नहीं हरा पाते, हम हरा देते हैं। लेकिन जब 2017 में एक बार ऐसा हुआ है सिर्फ कि दोनों लोग अलग अलग लड़े हैं सब लोग, 2012 में, तो हमने हरा दिया उनके उम्मीदवार को, विधायक जी के उम्मीदवार को भी हराया, हनीफा नुमानी लड़ी थी, और तैयब पालकी को भी हराया। 2000 में जो चुनाव हुआ था उसमें अबू बकर अंसारी को लड़ाया था विधायक जी ने, तो उनको भी मैंने 16,000 वोटों से हराया था। 2017 का जो चुनाव हुआ इसमें भी फिर एक हो गए तो जीत गए। मैं तो 3 मरतबा चुनाव लड़ा, 2 मरतबा जब अलग अलग लड़े मैंने हराया, ना मुझको तैयब पालकी अकेले हरा पाए, ना विधायक जी अकेले हरा पाए। जब ये दोनों मिल गए तो हम 1 बार हारे, 2 बार जीते, 1 बार हारे, 3 बार चुनाव लड़ा हमने चेयरमैन का, और 2 बार जीते, 1 बार हारे। तो इसमें कोई तैयब पालकी का कोई रोल नहीं है। तैयब पालकी को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। वो तो अगर उनको सपोर्ट न मिले, देखिए हार और जीत से कोई नेता नहीं होता। लीडर होना एक अलग बात है, कायद होना एक अलग बात है, और चुनाव जीतना एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि वो राजभर, एक बार चंदेव राजभर जीते, MP हो गए, क्या उनको आप नेता मानेंगे? बालकिशन चौहान जीत गए, MP हो गए, क्या आप उनको नेता मानेंगे? आपके ये हरिनारायण राजभर जीत गए MP का चुनाव,
क्या आप उनको नेता मानेंगे? इम्तियाज़ कामरेड एक बार सिर्फ जीते, उसके बाद नहीं जीते, मगर इम्तियाज़ कामरेड नेता हैं। और पूरा मऊ में कोई ऐसा नहीं जो तस्लीम न करे कि इम्तियाज़ कामरेड नेता नहीं है। अरशद जमाल हारे चाहे जीते हैं, लीडर रहेंगे, नेता रहेंगे और क़यादत करते रहेंगे, लोगों के दुख दर्द में खड़े रहेंगे। तो लीडर होना और कायद होना एक अलग बात है, और चुनाव जीतना, वो कहते हैं ना गुल्लर खा जाना, बीच वाला कहना ठीक नहीं है, उससे पहले वाला बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये कि कहते हैं गुल्लर खा गया, तो वैसे गुल्लर खा के तो कोई भी जीत सकता है, ये कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन पब्लिक के दिलों में हम लोग रहते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो भी दिलों में रहते हैं। और इंशाल्लाह ये जो चुनाव चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि एक नया इतिहास इस चुनाव में लिखा जाएगा, और बहुत बड़े अंतर से इंशाल्लाह हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। अब क्षेत्र आ गया है तो अब उसको देखा जाएगा। बस यही हमारा वीडियो काफ़ी लंबा और यही हमारा आखिरी सवाल भी था, जो आपने क्षेत्र की बात कर दिया, यही मेरा आखिरी सवाल था कि अब क्षेत्र ज़्यादा हो गया है और बहुत सारा बीजेपी का एरिया बढ़ गया है, जो कि हमारे विजय राजभर जी की भी डिमांड थी कि वर्ग विशेष से इसको मुक्ति दिलाना। तो क्या लगता है कि इस डिमांड को, जैसे अब से समझ लीजिए कि जब लड़ाई लड़ के क्षेत्र बढ़वा दिया गया है, तो हो सकता है कि बीजेपी का उम्मीदवार मजबूत हो और बीजेपी को सीट भी निकल जाए। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना ये है कि हिंदू और मुसलमान दोनों मेरे जिस्म की दो आँखें हैं। मैं इन बातों में नहीं रहता, हिंदू मुसलमान के लफड़े में पड़े नहीं पड़ता, अहले हदीस हनफी के झगड़े में नहीं पड़ता, शिया सुन्नी के झगड़े में नहीं पड़ता। मैं इन सब विवादों से बहुत दूर रहता हूँ। और मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो अक़लियत हो, जो अल्प हो, जो अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक में क्या, जो माइनॉरिटी में हो, तो माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी का मतलब ये थोड़ी ना कोई जात वर्ग हो गया माइनॉरिटी हो गया। मैं कह रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले में अगर मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम हैं, तो वो माइनॉरिटी में हो गए। आपके यहाँ आ गए। और क्या, कहीं सुन्नी ज़्यादा है, शिया कम है, तो वो माइनॉरिटी में आ गए। बिल्कुल। तो इस तरीके से जहाँ मुसलमान कम है, हिंदू ज़्यादा है, आबादी के हिसाब से माइनॉरिटी। मेरा ये कहना है कि जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो कुछ कोई भी हो, तो जो बहुसंख्यक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अल्पसंख्यक के सम्मान और उनके मान की रक्षा करे और सुरक्षा करे। मैं इसी बिंदु पे चलता हूँ, जहाँ कोई कमज़ोर है मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ, जिसकी संख्या कम है मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ और मजबूती से खड़ा होता हूँ। मैं कभी नहीं देखता कि मेरा इसमें सियासी नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। अगर माजी की तारीख़ को आप देखेंगे तो बहुत से मौके ऐसे आए जब मैं अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ और उसमें मुझे सियासी नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन मैं कभी उससे पीछे नहीं हटता, आगे भी लगे रहेंगे। आगे भी लगे रहेंगे। वो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है भाई, और मकसद से हम नहीं हट सकते। चुनाव हारे चाहे जीते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक सीमा की बात आपने की है, 68,000 वो बढ़ रहे हैं आबादी, 68,000 आबादी में मतदाता आएंगे लगभग 40,000, 60 से लेकर 65% मतदाता होते हैं आबादी में। तो उसमें अगर 40,000 होंगे तो 20,000 वोट पोल होगा, 50% पोलिंग। तो उस पोलिंग में पहले तो अभी लड़ाई नए क्षेत्र में बीजेपी हमसे लड़ ले, जिस क्षेत्र को उन्होंने बढ़ाया है पहले तो वहीं लड़ाई हो जाएगी, हम वहीं उनको धराशायी कर देंगे। हम उसी क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार को हरा के आएंगे। ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? आप कॉन्फिडेंस, मेरा जो माजी में किया गया काम है बेदाग है। वो माजी में आपकी हार भी तो है। उस देखिए हार जीत के बारे में पहले ही कह चुका हूँ, हार जीत लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है। और हम लोगों का जो काम है उसके बुनियाद पर जो जनता जो बोल रही है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। आपको मेरी बात का यकीन नहीं, तो जो नए क्षेत्र आए हैं, अब तो आप लोग पत्रकार हैं, जाएंगे उन क्षेत्रों में। जब उन क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि वहाँ किसकी बात हो रही है। क्या वहाँ धर्म की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, या यादव और दलित की बात हो रही है? ये सब बात वहाँ नहीं हो रही है। वहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि अरशद जमाल जब चेयरमैन हुए 2000 में पहली मरतबा, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ हिंदू क्षेत्रों में भी विकास किया और सबका सम्मान किया। तो अरशद जमाल अगर जीतेंगे तो जो नया क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो रहा है उसमें विकास होगा, और बेशक होगा। मैं एकदम यकीन दिलाता हूँ कि चाहे वो क्षेत्र कितना भी दूर हो, उन क्षेत्रों को विकसित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, सरकार से जो लोग नगर पालिका में बैठते हैं, सिर्फ जो बजट राज वित्त का हो गया, चाहे स्टैम्प शुल्क का हो गया, चाहे आपके मास्टर प्लान वो विकास निधि का हो गया, चाहे 15वें वित्त आयोग का हो गया, तो जो लोग सिर्फ इसी बजट के भरोसे बैठे रहेंगे, ये बजट तो रेगुलर वे में इनको आना ही है, जो इस लिमिट है वो उतना आना ही है जो आबादी और जनसंख्या के आधार पर ये बजट अलाट होता है। भारत सरकार से कुछ अलाट होता है, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार से अलाट होता है, तो वो बजट तो आता ही है। लेकिन कमाल ये है कि जब हम अपने नए प्रोजेक्ट बनाकर शासन को जब प्रस्तुत करते हैं तो शासन से अलग फंड अलाट होता है। इनके ज़माने में अलग फंड कोई अलाट नहीं ये करा पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं चेयरमैनी से शाहीना जब हटी थी 2017 में, तो उस वक्त हम 36 करोड़ रुपया बैलेंस छोड़ के हटे थे नगर पालिका में, और 1 रुपया भी किसी का बकाया नहीं था। हमारे पूरे 5 साल के कार्यकाल में किसी भी ठेकेदार से पूछ लीजिए कि क्या पेमेंट में आपको दौड़ना पड़ता है?
हमारे पास जितना बजट होता है खाते में उतना ही हम टेंडर करते हैं, उससे 1 रुपये का ज़्यादा नहीं कर सकते। इनके वहाँ क्या है कि आज की डेट में 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्ज है और एक साल से ठेकेदार दौड़ रहे हैं, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है और उस पर से ये टेंडर करते हैं। क्योंकि ईओ भी नाकारा है, आज चेयरमैन साहब तो माशाल्लाह ही हैं, तो ईओ की सबसे बड़ी गलती ये है कि बजट से अधिक जितना आपके खाते में बैलेंस है उससे ज़्यादा आप कैसे टेंडर कर सकते हैं भाई? जितनी आपकी कैपिटल उतना ही कारोबार करेंगे ना। बिल्कुल। सरकार का इस मामले में कड़ा निर्देश भी होता है, अगर इसकी जांच हो जाए तो ईओ तो सस्पेंड हो जाएगा हमारा। ये ईओ का काम था कि उसे रोके, चेयरमैन तो चाहेगा। अभी टेंडर की बात आ गई तो कुछ टेंडर निरस्त हुए हैं। अच्छा, वो हाँ। अखबारों में चर्चा थी, इस पर अभी आप थोड़ा देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, क्या था पूरा मामला, ये किस तरह का? देखिए, वो तो बड़ा गलत काम किया था इन्होंने। अब बहुत बड़े भ्रष्टाचार का एक खेल हुआ था। 4 करोड़ रुपए का उसमें टेंडर था 68 कामों का। उसमें जो मेरी जानकारी मुझको मिली कि 30 से लेकर 32 काम ऐसे हैं जो काम कराने की ज़रूरत ही नहीं, वो रास्ता एकदम बढ़िया है, वहाँ फर्जी पेमेंट निकालने की तैयारी थी। और इसके लिए जब मैंने पोस्ट लगाई तब हंगामा बरपा हुआ। मुझे 2-4 सूचना मिली, कुछ सभासदों ने दी, तो मैंने जाके चुपके से मौका देखा तो बना हुआ है पूरा। और जब वो गली, वो रास्ता पूरा मुकम्मल है, नगर पालिका में जो कार्यालय में जो फर्नीचर बना हुआ है, आप जाकर दिखाइए, उसका टेंडर अभी आ रहा था। अब वो कार्यालय का फर्नीचर तो पहले का बना हुआ है। आप कल जाइए और देखिए कि वहाँ फर्नीचर बना हुआ है, तो जो चीज़ बनी हुई है उसका आप अभी टेंडर कर रहे हैं। ऐसे ही गलियों और रास्तों का भी हाल था। तो ये तो बहुत, इस तरह का काम चेयरमैन को और ईओ को, ये सब जेल भेजने के मुस्तहिक है जो इस तरह का काम किया है। और जब इन लोगों, जब भंडाफोड़ हो गया, ये दरअसल इनको ये अखबार में चोरी से किसी अखबार में वो टेंडर देने के लिए कहे थे, मगर वो लिपिक की गलती से वो चला गया अमर उजाला को। तो जब अमर उजाला में छप गया तो सबके सामने आ गया। जब सबके सामने आ गया तो लोग कहने लगे, अरे यार, ये तो इसका टेंडर हुआ, ये काम तो यहाँ काम की ज़रूरत ही नहीं कोई है, ये तो काम पहले से बना हुआ है। फर्जी पेमेंट निकालने का पूरा ही खेल था। तो इस तरीके से पहली बार हुआ है नगर पालिका के इतिहास में? ऐसा मेरे इतिहास में तो कभी मैंने सुनने को नहीं मिला। भाई, जो काम हो चुका है, टेंडर कराकर आप क्यों पैसा निकालना चाहते हैं? ये तो बहुत बड़ा पाप है ना। और इस पर तो जांच की मांग की गई है, उस पर जांच होनी चाहिए। और मैं अगर जीत के आया तो मैं एकदम निश्चित है कि उसकी जांच करूंगा, इसकी जांच करूंगा, और जो दोषी है उसको सज़ा जरूर दिलाएंगे। और जो काम भी हुआ है, जैसे जो काम वो सड़क वाला, खेदूपुरा की सड़क वाला जो हुआ है, उसकी भी फाइल खोलूँगा और देखूंगा कि किस ठेकेदार ने बनाया है और कौन जेई था, किसकी जिम्मेदारी थी निगरानी की, और उसका अप्रूवल जो है पीडब्ल्यूडी से किसने दिया है। इन सारी चीज़ों की जांच की जाएगी और जो इससे संबंधित गुनाहगार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, काम की क्वालिटी के बारे में आप मेरा इतिहास देख लीजिए, चाहे 2000 वाला मामला रहा हो, चाहे 2012 वाला, कभी मैंने समझौता नहीं किया। मैं हर साइट को देखता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि ये एस्टिमेट कितने का होना चाहिए। अगर कोई एस्टिमेट 5 लाख का बनना है और अगर 6 लाख का बना दिया तो मुझे लगने लगता है कि इसमें 6 लाख का एस्टिमेट क्यों बन रहा है, इसमें क्या क्या है। तो मैं सारी चीज़ों की जांच करता हूँ। ये लोग कोई जांच करते नहीं, ना जेई कभी साइट पे जाता, ना ईओ कभी साइट पे जाते, ना चेयरमैन कभी साइट पे जाते। तो साइट पे जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप जो हकीकत है निर्माण की वो आप समझ नहीं सकते। और जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तो कर्मचारी, और इसके भरोसे सरकार चल रही, कोई कर्मचारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। वो एकदम बस दिन भर नगर पालिका में बैठ के न जाने क्या करते हैं। मैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बैठता था नगर पालिका में, मंगल और शनिचर, क्योंकि उतना ही वक्त वहाँ के लिए काफ़ी है। बाकी साइड पे जाइए ना, अब वो सुबह 11 बजे आ जाएंगे, शाम 5 बजे तक रोज़ बैठते हैं। कौन काम है नगर पालिका में? मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि कौन काम नगर पालिका के ऑफिसों में रोज़ बैठने का है। क्षेत्र में जाके घूमना चाहिए। एक चीज़ ये आपके बारे में कि जब आपको सत्ता मिलती तो आप तानाशाह हो जाते हैं। देखिए, तानाशाह नहीं हो जाते, लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए नगर पालिका में 1200 का स्टाफ है, 1200 आदमियों का स्टाफ है। तो व्यवस्था चलाने के लिए अगर आप लुंज पुंज रहेंगे तो यही हालत होगी जो तैयब पालकी की हुई है। फिर आपको कर्मचारी और अधिकारी आपको उंगलियों पर नचाएंगे और आप नाचते रहेंगे। तो इसलिए प्रशासक को तो टाइट होना चाहिए ना, प्रशासक को टाइट होना चाहिए, तभी प्रशासन चलेगा। लेकिन अगर कोई कहे जनता के लिए, वो टाइट नहीं होना चाहिए। जनता के लिए मेरा ये मानना है कि लहजा नर्म और पॉलिसी फर्म, मतलब लहजा नर्म होना चाहिए मगर आपका अज़्म जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और जो काम आपको करना है और जो दूसरे की जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे गलती अगर हो जाए तो मैं माफ़ करने का कायल हूँ, लेकिन लापरवाही माफ़ करने का कायल नहीं हूँ। बिल्कुल, गलती अगर हो गई तो कोई बात नहीं, 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तो मैं इसी की जांच करता हूँ कि ये गलती हुई है या लापरवाही। अगर लापरवाही है तो सज़ा मिलेगी। हमारे ज़माने में कई कर्मचारी सस्पेंड हुए, एक तो बर्खास्त किया गया बाकायदा। और आज फहद भाई जो सबसे तेज़ तर्रार पत्रकार मऊ के माने जाते हैं,
मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे जन्मदिन पर, तो जन्मदिन पर तो मैं आपसे यही मांगूंगा कि एक मरतबा फिर मुझे सेवा करने का आप अवसर दीजिए और नगर पालिका अध्यक्ष पद का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कामयाब बनाइए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बोली के बेताज बादशाह कहे जाते हैं और फुल पॉलिटिकल पर्सन इनको कहा जा सकता है हमारी भाषा में भी। और बाकी आप लोग अगर इनकी बातों से सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कुछ सुझाव देना चाहते हो तब भी, और या कोई शिकायत हो तब भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। चेयरमैन साहब को संदेश दें और हर आदमी उस कमेंट को ज़रूर पढ़ेगा कि चेयरमैन साहब की कितनी बातों से सहमत है, कितना निगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, ज़रूर करें। धन्यवाद।